बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। बहुत सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, क्रिकेट रिलेटेड बहुत सारी गुफ्तगू है। सबसे पहले आपको बताना है कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा है पाकिस्तान का। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होने जा रही है। मिड जनवरी में ये सीरीज़ होगी और दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ ने अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की उससे पहले अगर टेस्ट असाइनमेंट आप देखते हैं तो जनूबी अफ्रीका से आप जुमेरात से ऑनवर्ड्स 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे, जो आपकी मेरे ख्याल से एक ही तैयारी है। 2 टेस्ट मैचेस ये आप खेलेंगे, उसके बाद आपने आकर मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना है। तो इतनी ज़्यादा कोई मैच प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि वेस्ट इंडीज़ का दौरा शुरू हो जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि शायद उनको एक 3 डे मैच पिंडी स्टेडियम में दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। इस बारे में तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, उनका स्क्वाड भी डिस्कस करेंगे। कितनी ज़रूरी है ये टेस्ट सीरीज़। अगर आप पाकिस्तान के टेस्ट शेयर की बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हैं जो आप खेलते हैं, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि शान मसूद कप्तान हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जिनको टेस्ट में जगह मिल सकती है, और ख़ास तौर पर जो जनूबी अफ्रीका के साथ सीरीज़ होने वाली है उसको आपके साथ तफसील में डिस्कस करना है और आपसे तमाम तर तफसीलात जो हैं वो शेयर करनी है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अगर आप पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशंस की बात करें तो बहुत अरसे से इस मिडल ऑर्डर को लेकर बात चल रही है, लेकिन कामरान गुलाम जब से इस मिडल ऑर्डर में आए बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाड नज़र आया। बाबर आजम है, रिजवान की खुद जगह जो है वो किस पोजीशन पर होगी। फिर आपने ओपनिंग डिपार्टमेंट को देखना है। अब्दुल्ला शफीक वनडे में तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट में उनका फेट क्या होगा इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे चैंपियंस कप T20 के बारे में बात करेंगे, जहां पर दोनों फाइनलिस्ट टीम्स हमें मिल चुकी हैं। स्टैलियंस का मुकाबला मारखोर से होने जा रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त हमें फाइनल देखने को मिलेगा। हम बिल्कुल तैयार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी तैयार होंगे। अगर आपके पास मौका है तो ज़रूर स्टेडियम का रुख कीजिएगा और फाइनल मुलाहिजा कीजिएगा। इसके बाद आपसे बात करनी है कौमी टीम के बारे में, जिनको जनूबी अफ्रीका में तारीखी फ़तह जो हुई है उसके ऊपर बहुत सारी मुबारकबाद मिली है। इसमें सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने टीम की कारकर्दगी को सराहा, ख़ास तौर पर जो नया टैलेंट देखने को मिला है उसकी भी उन्होंने तारीफ़ की। और साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने भी टीम को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने भी टीम की कारकर्दगी को सराहा। बहुत ही ज़बरदस्त एक जीत रही है। अगर आप पिछली 2 सीरीज़ उठाकर देखें, आप पहले ऑस्ट्रेलिया में वनडे जीते, उसके बाद फिर आपने जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज़ अपने नाम की और फिर साउथ अफ्रीका में 3-0 हराना मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी जीत थी। क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम की जब आप बात करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। ऑल दो लोग कहते हैं काफ़ी नाम मिस कर रहे थे, लेकिन अगर आप उनका तीसरा वनडे भी उठाकर देखें तो उन्होंने अपनी कंप्लीट एक प्लेइंग 11 खिलाई है। तो मेरे ख्याल से जब उनके चैंपियंस ट्रॉफी की आप तैयारी क्योंकि कर रहे हैं तो आपने तो ऑब्वियसली वो चेंजेस करने हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका की आपको फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ऑलमोस्ट मिला है, तो बड़ी ही ज़बरदस्त सीरीज़ हुई है। उसके बाद आपसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में स्टेडियम्स की तामीराती काम है वो तेज़ी से मुकम्मल हो चुका है। आप तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बार बार फैंस के बारे में फैसिलिटीज़ की बात की जाती है, तो वो तमाम तर तफसीलात आपको आगाह करेंगे उससे और आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी अपग्रेडेशंस है। ख़ास तौर पर अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करते हैं तो पूरा नक्शा बदल गया है स्टेडियम का, तो उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, जिसका फैसलाबाद में आगाज़ हो चुका है और पूरे पाकिस्तान से जो क्लब्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से टैलेंट आएगा और एक अच्छा मौका है कि हॉकी का जो ग्रास रूट टैलेंट है उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकें और उसके लिए एक पाथवे बना सकें कि वो पाकिस्तान टीम में जगह बना सकें। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर, हाल ही में एक ज़बरदस्त दौरे से वापस आई हैं, सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज ज्वाइन किया है एंड ग्रेट थिंग्स टू डिस्कस एज वेल। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपने? हम तमाम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद फाइनल में पहुंचने के लिए। खैर मुबारक आपका, आपकी दुआएं, बस फखर ज़बान ज़बरदस्त। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन स्टैलियंस के साथ भी हैं, तो दुआएं हमारी दोनों तरफ हैं। एक के साथ रखो ना। हाँ नहीं, अब वो खैर आप अपनी तरफ करा ही लेंगे किसी ना किसी तरह, वो तो आपको पता है, लेकिन एक अच्छा फाइनल होने जा रहा है और इस बारे में भी जरूर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वेटरन का लफ्ज लगाना पड़ेगा जी बिल्कुल, क्योंकि डेब्यू हो चुका है आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं। हाँ, परफॉर्मेंसेस भी हो गई हैं, तो वेटरन क्रिकेटर काशिफ मजीद, अब से हमें मेरे ख्याल से ये पूरी डेजिग्नेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सना, सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के टूर की तो बात करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जनाब सदर हों या वज़ीर आज़म हों, इवन वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़ साहिबा ने भी टीम को मुबारकबाद दी है। आप भी सारी डेवलपमेंट्स फॉलो कर रही थी। लोग बड़े स्केप्टिकल थे, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में 3-0 जीतना
एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, ख़ासतौर पे वनडे सीरीज़ में अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी जीते, जिम्बाब्वे से भी आप जीते, और उसके बाद साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसमें ये भी बात नहीं थी कि कोई लो स्कोरिंग मैचेस हैं, जैसे जनरली पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ बॉलिंग रही है, पर अच्छी चीज़ें नज़र आई कि बैटिंग में भी एक ऐसे परफॉर्मेंसेस नज़र आई जिसकी वजह से आप जीते हैं। तो 100 किया साइम अयूब ने, और पिछले मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। तो ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि खाली बॉलिंग से ही हम जीते नहीं हैं, बैटिंग, और वो भी बैटिंग हमने 300 और 300 प्लस करके जीता है। बैटिंग से भी हम बीच में जीतना शुरू हुए 250, 270 तक। पर ये जो एक चेंज आया है, जो हम स्ट्राइक रेट की बहुत अरसे से बात कर रहे थे और बहुत इसके ऊपर बात होती रही है, तो वो एक जो मोड ऑफ प्ले चेंज हुआ है थोड़ा सा टीम का नज़र आता है। मेजॉरिटी प्लेयर्स का हो गया, और उसके साथ फिर कॉम्बिनेशन में बात ठीक रहती है, क्योंकि ठीक है बाबर आजम अपना टाइम थोड़ा सा लिया उन्होंने, बट जब बाकी सारे एक ख़ास स्ट्राइक रेट से खेले तो वनडे क्रिकेट में उसकी गुंजाइश निकल आती है। तो वो एक चीज़ बड़ा अच्छी थी, और शाहीन को भी वापस थोड़ा सा रिदम में आते हुए वो भी अच्छी चीज़ नज़र आई। स्पिनर्स को अच्छा मौका मिल रहा है, सुफियान मुकीम ने वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म किया, तो ये सारे बड़े पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपके साथ ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि आप प्लेयर भी हैं, आप उस एक सिस्टम में भी रही, तो आप वो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। लोग ये कहते हैं, जब हमने बहुत से लोगों से ये बात डिस्कस की है, वो कहते हैं नहीं, जब आप जीत रहे होते हैं तो तमाम तर चीज़ें आपको ठीक नज़र आ रही होती हैं, जब आप हारते हैं तो चीज़ों पर उंगली उठना शुरू होती है। लेकिन आपने बहुत से इंडिविजुअल्स की बात की है जिनको हम बहुत अरसे से देख रहे हैं कि अननेसेसरी वो लाइमलाइट में थे, जिसके अंदर शाहीन आफरीदी थे, बाबर आजम, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कप्तानी का सवाल हो रहा था, मोहम्मद रिजवान की अपनी परफॉर्मेंस हो। अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। इवन मैं कहूँगा कि वो जो एक कमराडरी, टीम स्पिरिट जिसकी वजह से पाकिस्तान जीतता रहा है, जो 2017 के बाद हमें शायद इट्स एंड बिट्स में 2 T20 वर्ल्ड कप में नज़र आई, लेकिन टीम डिवाइडेड रही। अब वो एक सिनर्जी मोहम्मद रिजवान के अंडर बनती जा रही है। आप क्या समझती हैं कि ये एक वाज़ेह साइन है कि पाकिस्तान टीम वापस उस स्टेबल एनवायरनमेंट की तरफ आ रही है? देखिए, इसमें मोहम्मद रिजवान की लीडरशिप के ऊपर बात आएगी कि वो बहुत सबको लेके चलने वाले लीडर नज़र आए हैं, और हमने मुल्तान सुल्तान में भी उनका इसी तरह का एक एटीट्यूड देखा है। तो वो चीज़ एक बड़ी अच्छी है। और टाइमिंग ऑफ कैप्टनसी, जो रिजवान, जो बाबर और शाहीन के दरमियान भी मिसकम्युनिकेशन हुई, जिस तरीके से बनाया गया, जिस टाइम पर एक से कप्तानी ली, दूसरे को दी, वो टाइमिंग्स की वजह से बहुत से रिफ्ट्स दोनों प्लेयर्स के दरमियान आई। और मैं हमेशा से यही बात करती हूँ कि यहाँ पे प्लेयर से ज़्यादा कसूर आपकी मैनेजमेंट का होता है। कोई भी प्लेयर खाली कप्तानी के लिए, कप्तानी बहुत कम होते हैं जिनको बस एक ठप्पा लगवाना होता है, वरना हर कोई अपने मुल्क को जिताना चाह रहा होता है। वो सोचता है कि मेरे पास आएगा, मैं इसको ऐसे कर लूँगा या वैसे कर लूँगा। तो दोनों ने ऑब्वियसली मुल्क को ही आगे लेके जाने के लिए ली, लेकिन जो टाइमिंग थी वहाँ पे वो रिफ्ट शुरू हो गई। जिस वक्त रिजवान तक बात आई है, तो बीच में और बड़े नाम आए, शादाब का भी आया, इधर का भी आया, उधर का भी आया, तो उसमें एक थोड़ा सा ठहराव, सोचने का टाइम, एक जो प्रोसेस करने का टाइम होता है, एक बाबर को भी मिला, शाहीन को भी मिला। उस टाइम का भी बहुत फ़ायदा हुआ रिजवान को, और दूसरा रिजवान की अपनी एक लीडरशिप भी है जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होके अब एक टीम में सिनर्जी नज़र आ रही है, और जीत भी रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। हारेंगे तो फिर और टेस्ट होगी, पर अभी तक की जो कप्तानी वो कर रहे हैं उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें पाकिस्तान के और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम सबको ये मानना पड़ेगा कि हम सब इसमें कसूरवार हैं, चाहे वो मीडिया का किरदार हो, साबिक क्रिकेटर्स हों, क्रिकेट एक्सपर्ट या एनालिस्ट हों। हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि मैं बार बार कहता हूँ, आप अपनी टीम को कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक सना ने कहा, बहुत सारे कप्तानी के उम्मीदवार बना दिए गए, और कुछ ऐसे भी नाम थे जो शायद उस दौड़ में थे ही नहीं, लेकिन हर बंदे ने अपना फेवरेट नाम बताया। आप भी बताते रहे एक नाम, वो तो खैर अहमद नवाज, वो टीम से ही बाहर हो गए, अब वापस आ रहे हैं टीम में, लेकिन 2-3 और नाम भी आपने बताए हैं। आजकल बड़ी खबरें आपके पास, लेकिन मुबारकबाद तो सबकी तरफ से आ रही है। हमने ये पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली सना का टेक लेना ज़रूरी था। अब पाकिस्तान का पहला असाइनमेंट तो ये टेस्ट सीरीज़ होने लगी है जनूबी अफ्रीका से, और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ आ रहा है। और वेस्ट इंडीज़ इस वक्त टेस्ट में, मैं शायद लोग नहीं इतना ध्यान दे रहे, लेकिन बड़ी एक अच्छी साइड बनकर वो आ रहे हैं पाकिस्तान। देखिए अहमद भाई, एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने राइट टाइम पे मोमेंटम अपना पकड़ा। मुझे पता T20 सीरीज़ थी, मैंने खुद भी कहा था कि T20 सीरीज़ आप हारे हुए हैं, प्रेशर आपके ऊपर होगा, आप लगातार ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से T20 सीरीज़ हार के आप ओडीआई क्रिकेट के अंदर जा रहे हो, प्रेशर आप फील अप करते हो। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे ओवरऑल समराइज़ किया, फिर सबसे अच्छी चीज़ लगी आपको 2 चीज़ें। बहुत अरसे के बाद, मुझे पता पाकिस्तान ने ओडीआई क्रिकेट बहुत कम खेली है,
लेकिन बहुत अरसे के बाद आपने देखा टीम को 300 प्लस स्कोर करते हुए। हम बात यहाँ पर बैठ के, या बहुत से मैंने एक्सपर्ट्स को देखा, हम बात करते हैं 260 270, क्योंकि हमें समझ आती थी कि पाकिस्तान टीम वही स्कोर कर सकती है। हाँ, बॉलिंग यूनिट आपका इतना तगड़ा है कि वो कंटेन कर सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को आप करते हुए हैं। आपने 300 को टच किया, आपने स्ट्राइक रेट अपनी इंप्रूव की। बाबर आजम की बात करें, जिस पोजीशन पे वो इस वक्त खेल रहे हैं, क्योंकि रोल डिफरेंट हो चुका है, कप्तान है नहीं, उनकी एवरेज भी अगर मैं देखूं लगभग 60 के करीब टच करती है। वन ऑफ द फाइनेस्ट, फिर मैं कहता हूं फखर जमान के साथ अगर आप करते हो, वन ऑफ द फाइनेस्ट है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, शायद 8 इनिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो आपकी एक जो जितनी प्लेसमेंट है सारी की सारी अच्छी चल रही है। अब आप मूव ऑन कर रहे हो वो है टेस्ट सीरीज के लिए। वहां पर भी आपको ऑब्वियसली एक मोराल बुलंद है, आपने इंग्लैंड को शिकस्त दी हुई है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में ही आप, क्योंकि सॉरी पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप खेल रहे हैं, लेकिन याद रखें वो आपके ऊपर बहुत सख्त आएंगे, क्योंकि उन्होंने जाके खेलना है चैंपियंस जो उनसे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि आपको 2 टेस्ट मैचेस जो उनसे व्हाइट वॉश करके हम लोग उस चीज में जाएं। और बवुमा बदले की आग में जल रहे हैं। हाँ, बवुमा ने, आपको पता है पिछले जो आखिरी टेस्ट था उसके अंदर 100 भी उसने स्कोर किया था। बड़ा तगड़ा बैट्समैन है। मुझे पता है कि लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के बहुत से लोग कह रहे थे यार ये कप्तान है। भाई कप्तान ही है, बड़ा अच्छा खेलता है, मानो ना मानो, बहुत तगड़ा एक प्लेयर उनका है। जिस तरीके से आप पूरी ओवरऑल पैक्ड साइड आप साउथ अफ्रीका की देखते हो, फुल ऑफ फ्लेवर उनके पास मौजूद है, उनके पास लंबे खेलने वाले प्लेयर्स हैं। उसके बाद सबसे अच्छी चीज जो आपको लगती है, स्टब्स की बात कर लें, वो लड़के हैं जो कि आपकी इंप्रोवाइज कर सकते हैं इनिंग्स को। पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट के अंदर खास करके जब आप बात करते हो, इसको छोड़ के जो आप इंग्लैंड से जीते हो, हमारा मसला आज भी आपका तीसरी चौथी इनिंग्स के अंदर, जहां पर आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है या जहां पर आपने ओवरऑल आउट करना है। मिड जनवरी में मुल्तान का रुख कर रहे हैं, अब दोनों टेस्ट मैचेस वहीं पे हैं, कैसी कंडीशंस को देख रहे हैं? देखें वही होगा, झाड़ू फेरे, क्योंकि आप यहाँ सर्दी, ऑब्वियसली ग्रास आपको पता है सच को होने वाला नहीं। मुल्तान की विकेट वैसे भी आपको होता है बैटिंग ट्रैक, हीटर लग जाएंगे वैसे भी, क्योंकि आपने यार होता है, देखो आप अपनी होम कंडीशंस में खेलो, आपने अपनी टीम को फेवर करना है। लेकिन मैंने कहा ना, इस वक्त सारी की सारी नजरें आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पे जरूर होंगी, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त जो टेस्ट टीम का स्क्वाड है वो बड़ा एक अच्छा आपको जलब स्क्वाड नजर आ रहा है। एक चीज हमें समझने की जरूरत है, शाहीन शाह अफरीदी पे आज भी बहुत बात हो रही थी कि उसको टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप किया गया, वो बीपीएल खेलने जा रहा है। भाई उसके साथ जो माइंड इस वक्त है, आकिब जावेद मैं क्रिटिसाइज करता हूँ अपनी जगह, लेकिन ही हैज, उसने डिलीवर किया आपके लिए रिजल्ट, आपको मानना पड़ेगा। कहते हैं ना कि शट अप क्रिटिक्स आप तभी देते हो परफॉर्मेंस करते हो, मुझे शट अप कॉल मिली, आपने परफॉर्म करके दिया। ऐसा फास्ट बॉलर आपने उसको सेव करना है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसका निगल का इशू रहा है 140, मैंने आपको उस दिन भी सारा बताया था। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है फास्ट बॉलर को देख के कि यार इसके बाइसेप्स हैं, इसकी बैक है, बड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर है। लोग हिप नहीं देखते नीचे के, इसकी बेस कितनी स्ट्रांग है, जहां से आपने डिलीवर करना है। ऐसा फास्ट बॉलर आप एक्सर्ट प्रेशर वहां से करते हो, हम नहीं देखते उस चीज को। शाहीन का इशू रहा है, आपने उसको सेव करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आपने अपने प्राइम फास्ट बॉलर्स को सेव करना है, ये बेस्ट चांस था। एक बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई थी मेरी एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर से, वो आपको बताऊंगा, वो फास्ट बॉलर्स की बाइसेप्स और थाइस को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी कि किस तरह जब आप 4-5 दिन की टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो किस तरीके का लोड जो है आपकी वो लोअर बॉडी और अपर बॉडी पर, उसको कैसे बैलेंस करना है, बड़ा ज़रूरी है। काशिफ, वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, रिजवान ने खैर बहुत पहले मेंशन कर दिया था, नो मोर बैस बॉल, इट्स साकिब बॉल नाउ, तो वो एक एरा तो शुरू हो चुका है, और वैसे भी सारी चीज़ें इस तरफ जा रही हैं कि टीम में एक ज़बरदस्त कमराडरी नज़र आ रही है। लेकिन इवन जो अभी साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि शान मसूद पर बहुत सारी नज़रें हैं, सिर्फ कप्तानी की हैसियत से नहीं, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि वो भी अब परफॉर्म करें। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में उन्होंने एक मैच में बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी, उसके बाद से लोग चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी वहाँ पर भी आए। लेकिन टीम का जब ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आप इन 2 टेस्ट सीरीज़ को कैसे देख रहे हैं? 2 टेस्ट मैचेस जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, फिर 2 टेस्ट मैचेस वापस घर आकर आपने वेस्ट इंडीज़ से खेले। साउथ अफ्रीका के टेस्ट है, हमने ओवर द ईयर साउथ अफ्रीका को देखा है कि वो ग्रीनिश विकेट्स बना के किसी भी टीम को कहते हैं आ जाओ। हमने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पीक देखी कि वो 47 पर आउट हो गए, वन फ्लेंडर काबू ही नहीं आते थे, खैर डेल स्टेन भी तब काबू नहीं आते थे, तो एक बड़ा अटैक था उनके पास। अब की बात करें, केजी रबादा की बात करें, नौकिया की बात करें, जो भी उनके पास फास्ट बॉलर मौजूद होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको वो कहते हैं ना शोल्डर टू शोल्डर मैच करें अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ भी। वहाँ पे अगर वो ग्रीन टॉप बनाते हैं तो हमारे पास भी फिर वो पेस बैटरी मौजूद है जो उनके साथ उनको भी मुश्किल में डाल सकती है। और हम ओवर द ईयर्स ये भी देख रहे हैं उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। कोई ऐसा कोई कॉम्पैक्ट बैट्समैन जो मुसलसल रन्स कर रहा हो, बड़ा मुश्किल से दिखाता है। आखिरी डीन एडगार थे मेरे ख्याल से डीन, हाँ वो थे, ये शायद चले बी से बात कर लेते हैं, ये भी एक 3 फॉर्मेट बैट्समैन थे। तो उसके बाद से मोस्ट प्रोबेबली एक वर्ल्ड बीटर ऑफ अ बैट्समैन वहाँ नजर नहीं आया। हेनरिक क्लासन वाइट बॉल क्रिकेट की है, तो रेड बॉल क्रिकेट अभी तक मिसिंग है। सो इसका मतलब है बड़ी इवन स्टीवन सी सीरीज होने जा रही है। मुझे ये लगता है कि हमें फिर भी एज हासिल है विद आवर बैटिंग, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी हमें नजर आती है। बाबर ने वहाँ पे रन्स किए हैं, रिजवान अच्छे रन्स कर रहे हैं, ओपनर्स अब्दुल्ला पे क्वेश्चन मार्क है, तो दूसरा एंड बड़ा अच्छा जा रहा है, साइम को चांस मिल जाएगा रेड बॉल खेलने का।
हमारे पास एज जरूर है। अच्छा, ये बात कहते हुए ना बैक ऑफ द माइंड अंदर का जो शरारती क्रिकेटर है वो चाहता है एक आध मैच हम हार जाएं, ये इंडिया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो ये इसकी तो छोड़ ही कराएं। खैर वो वैसे भी लेकिन हमारी एक तारीख आपको रही है कि हम जाते जाते किसी और को अपने साथ लाजमी ले जाते वो हैं। बड़ा जरूरी है, मतलब उसको तो बिल्कुल साथ लेके जाए, जिससे हमारी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को जो है ना वो अजीबो गरीब से फंसा के रखा हुआ था। खैर लेकिन उनके बेचारों की कुछ हिस्ट्री भी जनूबी अफ्रीका की हमारे साथ कुछ ठीक नहीं है। सही है मार, हमने बड़े स्टार्स क्रिएट किए जनूबी अफ्रीका में, स्टार्टिंग फ्रॉम अजहर महमूद एंड ऑल दोस। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरा पाकिस्तान की टीम को लेके जो हम बहुत सारी बात करें ना कमराडरी की, देखिए इस कमराडरी में एक और चीज़ भी है कि हमारे वो जो हल्के हल्के से अनफिट प्लेयर थे जिनका रिहैब अच्छा नहीं हुआ था, वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ठीक होते जा रहे हैं। शाहीन 2022 में एक अनफिट प्लेयर थे, 2023 भी उनका वैसे ही गुजरा, 2024 में आहिस्ता आहिस्ता मसल बिल्ड करके रिहैब प्रॉपर हुआ, वो फिट हो गए, जान लगा रहे हैं। नसीम के साथ भी यही हुआ, 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेले, जल्दी हमको प्री मैच्योर वापस लेकर आके, उतने फिट नहीं थे और अब आहिस्ता आहिस्ता फिट होते जा रहे हैं। और हारिस भी हमारे फास्ट बॉलर हैं। फिर सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो गया कि जब इनको रेस्ट करा के खुरम शहजाद को मैदान में उतारा गया, उसने आउट कर दी। इनको रेस्ट कराया गया, आमिर जमाल को मैदान में उतारा गया, उसने भी आउट कर दिए। अब हर एक की पोजीशन विद द परफॉर्मेंस एट स्टेक है। और अब आप मोहम्मद अब्बास को वापस लेकर मोहम्मद आ रहे अब्बास भी आ गए। सो अब इसका मतलब डिफाइन हो गया कि भाई आप नहीं तो आप। बाबर आजम के लिए कितना क्लासिक केस है, हम सब यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं कि भाई उसके बगैर ने पूरी टेस्ट सीरीज जीत ली। जिस मैच में वो खेला था हम हार गए थे, जिसमें 2 में नहीं खेला हम पूरी सीरीज जीत गए, तो व्हाई नॉट बाबर आजम के बगैर भी रन। यानी आपने टीम को आदत बना दी कि यार हम कर सकते हैं, हमारे पास है। आखिरी बात लंबी हो गई, अब आप ये देखिए ये पूरी सीरीज 3-0 जीत गए, स्टार कोई और है, नाम किसी और का है। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना ही बड़ा प्लस है कि 3-0 साउथ अफ्रीका में फॉर द वेरी फर्स्ट टीम बनने के बाद भी स्टार कोई और है, नाम कोई और है। एज ए प्लेयर मैं चाहूंगा आप इस बात का मवाजना जरूर करें। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को अब थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा एज क्रिकेट फैंस या क्रिकेट फ्रेटर्निटी। हम शायद बहुत ही ज़्यादा आदी हो गए हैं कि हमने तनकीद ढूंढनी है, सब चीज़ें सही हो रही हैं हम फिर भी तनकीद ढूंढ रहे हैं। तो अब अगर कुछ नहीं था, हर चीज़ सही सिमत में जा रही है, तो अब हमने कहना शुरू कर दिया। और बहुत मेजॉरिटी ये कह रही है, मैं बड़ा माजरत खाऊं लेकिन ये सच्ची बात है कि जी शाहीन को आपने टेस्ट से रेस्ट करा दिया तो वो लीग क्यों खेलने जा रहा है। जिस तरह अवैस ने भी कहा कि अगर वो जा भी रहा है तो वहाँ पे भी उसका वर्कलोड एक डिफाइंड होगा, मैनेज्ड होगा, पीसीबी को पता है। तो ऑब्वियसली जो थिंक टैंक उसके साथ काम कर रहा है, बजाय इसके कि वो बिल्कुल ही रेस्ट पर चले जाएं, एटलीस्ट शायद वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट तो खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में वाइट बॉल क्रिकेट खेली है। वो तमाम क्रिकेटर्स के जिन्होंने क्रिकेट खेली है, ये जो सारा पैनल बैठा है, उसको पता है कि वाइट बॉल की फील और रेड बॉल की फील बॉलर के लिए हाथ में पकड़ते ही डिफरेंट है। रेड बॉल की इंटायरली एक डिफरेंट सोच है, एक इंटायरली उसका डिफरेंट प्रोसेस है बॉल करने का, वाइट बॉल का इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है। सो अगर तो हमने शाहीन के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और हम चाहते हैं कि शाहीन, तो 2 ही चीज़ें कि वो हल्की हल्की कंपेटिटिव क्रिकेट भी खेलते रहे और वो वाइट बॉल के साथ खेलते रहे, बिल्कुल ना बैठ जाए कि बिल्कुल रस्टी हो जाए, जंग लग जाए। सो बेहतर ऑप्शन यही था कि उनको फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ लेके जाया जाए, 4 ओवर जाएं, जोर लगाएं, 2 दिन रेस्ट करें, फिर 4 ओवर का जोर लगा लें। तो एक अच्छी सोच होगी। दूसरी तरफ एक मैसेज भी है कि अगर हमने पाकिस्तान में शाहीन के बगैर जीत लिया, हम साउथ अफ्रीका में भी शाहीन के बगैर डिलीवर कर सकते हैं। सो ये मैसेज भी प्लेयर को आहिस्ता आहिस्ता से दिया जा रहा है। जहाँ तक तनकीद की बात रही, अहमद हमें मान लेना चाहिए कि दोपहर को जो 3 बजे का अखबार बड़ी सारी शह सुर्खी के साथ आता था, जिसमें कंटेंट नहीं होता था, वो बिक जाता था। अब जो वो चीज़ें हैं वो रिप्लेस हो गई हैं सोशल मीडिया की रील्स और उसके लाइक्स के साथ। अनफॉर्चुनेटली कोई पढ़ी लिखी बात यहाँ पे हो रही हो ना क्रिकेट रिलेटेड, तो बहुत सारों को नहीं समझ आएगी, तो लाइक भी नहीं होगा। कोई उसमें मज़े का पहलू, कुछ सनसनीखेज़ी दरियाफ्त की जाएगी, तो लाइक का बटन और इस तरह के बटन बड़े आसानी से दब जाते हैं। हम उस रविश पे चल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब हमें भी सोचना चाहिए कि ये वो चीज़ें हैं जो शायद हमारे हमसाय मुल्क में बहुत ज़्यादा होती हैं कि तनकीद पे तनकीद पे तनकीद हो रही है। अगर हमारे यहाँ सब ठीक हो रहा है तो आप एक्सेप्ट करें। अब वो जितने लोग अब माने, अब बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, फास्ट बॉलर्स आपको परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, कप्तानी का सवाल ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट हो, चेयरमैन पीसीबी हो, सही सिमत में जा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत से बॉक्सेस अब आपको टिक करने पड़ेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान से एक एज तो ले लिया है, आगे हम ये करते हैं। इस बार साउथ अफ्रीका ने 2 दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, तो बड़ा एक ज़बरदस्त मेरे ख्याल से उन्होंने शायद वो हमें रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया। एडन मार्करम और टोनी जोर्जी जो हैं वो ओपन करेंगे, बड़ी ज़बरदस्त बैटर हैं और क्या उन्होंने अभी तक वनडे सीरीज़ हमारे खिलाफ खेली है। रायन रिकल्टन हैं, टेम्बा बवूमा, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेविड बेनिंगम हैं, कायल वर्ने हैं, उसके बाद कॉर्बन बॉश हैं, मार्को जॉनसन, कगिसो रबाडा और डेन पैटरसन। तो ये वो बॉलिंग अटैक है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक बड़ी बैलेंस प्लेइंग 11 खिलाई है। लेकिन इसको देखने के बावजूद मुझे लग रहा है
कि हमारे पास ज़रा एक्सपीरियंस वाइज एज ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा एक दो चीज़ें जो हमने अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं, एक तो मोहम्मद अब्बास का वापस आना, फिर मिडिल ऑर्डर में फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर आपने कामरान गुलाम को इंक्लूड किया, तैयब ताहिर वहाँ पर नजर आए, खास तौर पर बाबर आजम जिस फॉर्म में, ऑल द वाइट बॉल क्रिकेट है लेकिन आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आता है एज अ बैटर कि मैं स्ट्राइक अच्छा कर रहा हूँ। तो आप कैसे देख रही हैं सीरीज़ को, क्योंकि लगता यही है विजिबली कि शायद पाकिस्तान को अब एक्सपीरियंस वाइज एज हासिल। देखिए साउथ अफ्रीका की भी ऑब्वियसली अपनी कंडीशंस हैं और टीम जैसे आपने कहा बड़ी बैलेंस्ड है, और इनकी जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं उसकी वजह से एक बड़ा फिट बैलेंस इनका नज़र आता है, जिसमें आपके पास ऑब्वियसली मार्को यंगसन है, वो सबसे ज़्यादा एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में अहमद जमाल ने भी अभी रिसेंटली किया था जब पिछली दफ़ा हम सीरीज़ खेलेंगे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा कॉम्बिनेशन हम कैसा बनेगा। बहुत अरसा हमने फ़हीम अशरफ को उस रोल में लाने की कोशिश की, वो उस तरह से अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह पोटेंशियल आ नहीं सका। तो मुझे ये ज़रूर है कि हमें एक ऑलराउंडर फास्ट पे बॉलिंग ऑलराउंडर इस तरह का डेवलप ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा मोहम्मद अब्बास भी आ गए, नसीम शाह भी आ गए, इधर हमने स्पिन विकेट्स बना के मैचेस भी जीत लिए, पर कहीं ना कहीं हमें ये ज़रूर देखना है कि इस तरह की कंडीशंस में हम उस ऑलराउंडर को घुमा ना दें, क्योंकि वहाँ से हमारा बैलेंस सबसे ज़्यादा टिप करेगा दोनों तरफ में। बाकी जैसे काशिफ भाई ने भी बात की कि सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान की इस अटैक की है कि अगर वो फुल ग्रीन विकेटें बनाना चाहेंगे तो उनके अपने बैटर भी ज़रा रोकेंगे कि भाई थोड़ी सी घास कम कर देना, उधर से भी 3-4 ऐसे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है जब आपके पास एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप होता है, और इसी तरह बैटिंग का फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास बैटिंग अच्छी है तो दूसरी कप्तान और कोच सोचता है यार प्योर बैटिंग विकेट भी नहीं बना सकते। तो ये इस तरह की आपको बैलेंस रखना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो वो जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, और एक जो मोमेंटम की हम बात करें, मोमेंटम डेफिनेटली पाकिस्तान के पास है। T20 सीरीज़ वो ज़रूर हारें, पर वनडे सीरीज़ जिस तरह से वाइट वॉश की है वो एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम पाकिस्तान को देता है। और ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, होम कंडीशंस में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, आप डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, उससे पहले इस तरह की परफॉर्मेंस सही लिफ्ट करेगी टीम को, और वो खुद यूनाइट भी कर देती अच्छा, है। सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान एकदम से फेवरेट हो गया जीतने के लिए वापस। पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है, हाँ। जब आप इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते ये जीतना शुरू कर देते हैं। जब आप इनसे बहुत उम्मीद करते हैं तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहती, मैं अपनी उसको ज़रा Let them surprise us. हाँ, let them surprise, तो ये मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना चाहती। लेकिन एक चीज़ आप भी एग्री करेंगी, आप एक ओपिनियन मेकर हैं, आप लोग आपको फॉलो करते हैं, आप, मैं चाहूँगा आप आपके तसलसल से भी ये पैगाम दें कि इतनी मनफी सोच ना रखें। आपकी अपनी टीम है, चीज़ें हो जाती हैं ख़राब, माजी में तो बहुत ही ख़राब हुई हैं, लेकिन उसकी वजह यही थी कि मैनेजमेंट में इतने चेंजेस थे और फिर कम्युनिकेशन जो आप कहती हैं कि नहीं थी। लेकिन अगर अब पहली बार चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं तो छोड़ दें तनकीद के, शाहीन क्या खेल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखिए असल ज़रूरी चीज़ ये होती है कि तनकीद बराए तनकीद ना हो, उसको कंस्ट्रक्टिव आप क्रिटिसिज्म करके चलें, और अच्छे बुरे दोनों टाइम पर अच्छी बुरी दोनों चीज़ें टीम के बारे में करनी चाहिए। जहाँ पर टीम अच्छा, जितना भी बुरा परफॉर्म करे वहाँ पर भी कोई ना कोई पॉजिटिव ज़रूर होता है, जितना भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो वहाँ पर भी कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस माइंडसेट से आपको चलना चाहिए। डेफिनेटली जो सेटलिंग फेज था वो एक गुजर गया है, अब टीम थोड़ी सी सेटल नज़र आ रही है अंडर न्यू कैप्टन, और ऐसा नज़र आता है कि मोहम्मद रिजवान ने वो रिस्पेक्ट अर्न कर ली है प्लेयर्स की, जो कि पीछे थोड़ी सी मिसिंग हो रही थी। एक ऐसा नज़र आ रहा था कि टीम थोड़ी सी डिवाइडेड नज़र आ रही थी, अब उनको पता है कि वो दो ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है, अब नया जो ऑप्शन है उसके अंदर सबने जेल करना, तो वो एक जो सिनर्जी है वो नज़र आती है, और अल्लाह करे कि वो कायम रहे। अच्छा, एक एग्रेसिव इंटेंट भी नजर आई है, हाँ पहली जी। बार एक एग्रेसिव कप्तान जिस तरीके से फील्डर्स को घूर रहे हैं, क्लासन से लड़ाई ले ली, दूर से थ्रो नहीं आई तो फील्डर पर थोड़े से भरम हुए, तो एक नए रिजवान नजर आए हैं सब। हाँ बिल्कुल, और ये आपको थोड़ा थोड़ा झलक उन्होंने PSL में भी ज़रूर दिखाया है, बट जहाँ ऑब्वियसली पाकिस्तान की बात होती है तो आप ज़रा और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, और एक फुल अथॉरिटी से भी आए हैं। ये भी बड़ा फ़र्क होता है कि जिस वक्त बाबर आजम ने T20 की कप्तानी ली तो मेरा नहीं हाल कि उनके पास फुल अथॉरिटी या सच थी, ऐसे प्लेयर्स वापस आए जो वो पहले नहीं रखना चाह रहे थे, टीम बन चुकी थी, फिर उनको लाया गया। अभी मोहम्मद रिजवान की सेल लगती है, और जिस तरह वो टीम को लीड करें वहाँ पर नज़र आता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन के तौर पे सामने आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि प्लेयर्स भी फिर उस कप्तान की इज्जत करते हैं, उनको पता होता है कि यार इसके हाथ में भी सिलेक्शन। अच्छा, मे बी इट्स टू अर्ली टू कॉल, लेकिन आप समझती हैं, ऑल दो कि मैं फिर बड़ा क्रिटिकल हूँ कि जिस तरीके से हमने पिछले 6 महीने में फॉरेन कोचेस को हैंडल किया, इट्स बिन वेरी वेरी एम्बैरेसिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन क्योंकि अब आकिब जावेद आ गए हैं और मैंने थोड़ी सी विजुअल ऑप्टिक्स भी देखे
इस पूरी सीरीज़ में, तो शायद लग रहा है कि प्लेयर्स की सिनर्जी और कम्युनिकेशन कोच के साथ ज़रा बेहतर नज़र आ रही है, बट टू अर्ली टू कॉल, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक बार लग रहा है कि वो सारे आपस में कोच के साथ भी एक यूनिट बन के बात करें। देखिए वो तो वही बात है, अभी जीत रहे हैं तो सब चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेटिंग माइंड बहुत अच्छा है आकिब जावेद का। उनके साथ जितना मैंने भी टाइम गुजारा, हमने स्टूडियो में भी, तो हमेशा एक फ्रेश थिंकिंग से ज़रूर आते हैं। ये नहीं है कि एक ही थिंकिंग से चला रहे हैं क्रिकेट। उनके अंदर वो क्रिएटिविटी है जो आपकी मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में आपको चेंज करना होता है अपना स्टाइल, तो वो चीज़ उनके अंदर बड़ी अच्छी है। पर वही बात है कि जो हमने अपना एक इमेज बनाया है इंटरनेशनली, मैं क्योंकि उठती बैठती हूँ इंटरनेशनल कमेंटेटर्स के साथ, उनकी हम फीडबैक भी लेते हैं, बात भी करते हैं, वहाँ पे हम बहुत डैमेज हो गए हैं। अभी तो हम शॉर्ट टर्म के लिए हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर जो हमारा एक ग्लोबल नाम है वो बड़ा ख़राब हुआ है। फिर बात यही आती है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, अगर बहुत अच्छी ऑफ़र आप कर दो कि शायद अभी भी कोई इंटरनेशनल कोच आ जाए, पर फिर भी बड़ा मुश्किल होगा किसी को वहाँ से बुलाना, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल जगह पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं काम करने के लिए। ये एक अलमिया ज़रूर रहेगा कि जिस तरीके से ये 6 महीने में चीज़ें हैंडल हुई मैनेजमेंट को लेकर, लेकिन अब क्योंकि वो तसलसल बरकरार हो चुका है, एक सिनर्जी नज़र आ रही है। वैसे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम का हिस्सा रहे हैं, अब नहीं है, और अगर उनको भी अब शायद समझ आ गई है कि अगर कमबैक करना है तो सिर्फ अच्छा नहीं होना, बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया आपस में। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली जब एक प्लेयर की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस बेस पे तो हम करते हैं कि यार वो परफॉर्म करे डोमेस्टिक के अंदर। अभी चाहे वो जैसा भी टूर्नामेंट एक हो रहा है, मैंने आपको कहा था ना कि एक मुझे सिर्फ उसके अंदर एक फ़ायदा क्या नज़र आता है, क्या फाइनल में वो ये है कि नहीं फाइनल में तो हम पहुँचे हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा एक चीज़ नज़र आती है अहमद भाई, कुछ प्लेयर्स उसके अंदर, यंगस्टर्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जो अंडर 19 एशिया कप या वर्ल्ड कप में हाईलाइट हुए, उसके बाद आपको नज़र नहीं कहीं आए। इस टूर्नामेंट में एटलीस्ट वो प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं कि कल को मैं हूँ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, फ्यूचर बॉलिंग लाइनअप आपकी सिक्योर लगती है, बैटिंग आपकी सिक्योर लगती है कि पोजीशन में लड़का खेल सकता है, जो कि आपको पता है एटलीस्ट क्रिकेट तो हो रही है कि आपने लड़कों को एंगेज किया हुआ है। दूसरे एंड पे प्लेयर का कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर भी है। एक अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो आपको पता हमारे यहाँ पर पीछे भी बना था जब हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, जब हमारा हो रहा था, मैंने आपको कल भी इसका एक दिया था कि लिटरली प्लेयर्स जो उस वक्त वर्ल्ड कप की टीम में मौजूद थे, उन्होंने मैसेजेस दिखाए थे, जिनके साथ मैं बैठा था शो कर रहा था, उनको कहा था ये देखें तकलीफ होती है यार, हम आपके ही प्लेयर्स हैं, परफॉर्म करते हैं तो आप सब लोग कहते हो वाह वाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, एक मैच गलत होता है क्रिटिसिज्म करो, लेकिन यार कंस्ट्रक्टेड करो ना, हम कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल हो जाते हैं, होता रहा है। इस चीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा जबरदस्त टैकल किया, आपको पता है पीछे एक स्टेटमेंट भी गई थी, आप एक शट अप कॉल देते हो कि यार आपने आपकी टीम है और आप पाकिस्तान को सर्व कर चुके हो, स्टार आपके चेस्ट पे लगा रहा है, आपने इसकी इज्जत करनी है, और प्लेयर्स ने शायद उसको बड़ा सीरियस भी लिया, आपको नजर भी अब आता है कि उस चीज पर राइट ट्रैक पे है। लेकिन परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स की फिर अभी जैसे आपको पता है एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर आपने निकाला, अच्छी बात मुझे क्या लगी है, जो हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि हम लोग जब टूर्नामेंट सर पे होता है हम तैयारी करते हैं, साल डेढ़ पहले हमें नहीं पता होता। आज भी देखो ना आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, कप्तान वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आप एक विनिंग ट्रैक पे हो, खुदा ना खास्ता एक मैच हारते हो ना तो पटरी साहब उतरते हो तो आपका सोचने की माइंड थिंक पे वापस जाते हो गलती की है। इस चीज़ की भी तो आप निशानदेही करें कि वर्ल्ड कप हारने का जो ब्लेम जिनके कंधों पर रखकर जिनको उतारा गया था, उन्हीं को बारी बारी अब वापस लाया गया है। तो ये थोड़ा सा आप नोट करें कि आप वापस उस चीज़ पर जा रहे हैं। उस वक्त तो आपको बड़ा इजी था कहना कि जी ये दो लोग कसूरवार हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में थे, थैंक यू वेरी मच, उनमें से एक को पहले ले आए और एक को अब आप लेकर आए कि चलें अब आप इस रोल में हमारे लिए काम कर लें। मैंने वो कहा ना कि तो या तो वो गलत था या ये गलत है। देखिए मैंने वो बात की ना कि हम लोग शायद लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे नहीं जाते, हम चाहते हैं कि छोटा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, एकदम हमारा रिजल्ट निकला है जो अभी आपका हो रहा है। मसला ये कि अच्छी बात जो इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लगी वो ये था कि T20 वर्ल्ड कप में साल डेढ़ आपका पड़ा हुआ है, एटलीस्ट यार कुछ नहीं तो कम से कम आपने एक नया ऑब्जेक्टिव तक निकाला ना। अब्दुल रज़ाक को बेशक आपने हायर किया हो कि जी जाके 50-60 जो तगड़े अपना जो आपको स्ट्राइक रेट के बैट्समैन है वो निकाल के हमें दो। इस लीग के अंदर भी आपको नजर आ रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर कि लड़के ऐसे जो पाकिस्तान को सर्व, एटलीस्ट आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको करनी चाहिए थी पहले। अभी भी अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करें, ऐसे लड़के पाकिस्तान टीम में जरूर आपको इस टूर्नामेंट के अंदर नजर आते हैं जो कि पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा एक ऑब्जेक्शन रहता है, वो ये कि टूर्नामेंट्स खत्म होते हैं, ये लड़के गायब हो जाते हैं, आपको नजर नहीं आते, फर्स्ट क्लास टीम में नजर नहीं आपको आते, ग्रेड 2 में शायद नजर आपको ना आए। इनको कैसे आपने पैक करके रखना है, और दूसरा जिसका गेम ऑफ प्ले है, हमारा एक मसला ये है कि वो 2 मैचेस के अंदर जाके 130 भी करेगा 60 गेंदों पे। लिटरली तीसरे मैच में यंगस्टर को पता है कोच के बारे से कह देता है बहुत अच्छा खेल रहे हो, थोड़ा सा कोशिश करो वी में खेलो। यार उसकी जो नेचुरल प्ले उसको क्यों नहीं आप अपना अप्रिशिएट करते हो, उसी पे उसको काम करने दो। हारिस सबसे बड़ी, मुझे पता बहुत से लोग इख्तिलाफात इस चीज पे करते हैं, सियालकोट का बेशक वो कप्तान है हमारे खिलाफ ही, लेकिन है तो कप्तान है सियाल स्टैलियंस का। लेकिन यार जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उसकी इंप्रूवमेंट चेक करो।
मुझे शॉट सिलेक्शन में भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आई है कि शायद उसको अब समझ आ रही है कि यार मुझे अगर पाकिस्तान सर्व करना है तो मुझे तहम्मुल चाहिए, मैंने ऐसा मिडिल ऑर्डर में खेला क्योंकि अब तक पोजीशन वही इसकी आज टूर्नामेंट में नजर आई है। तो आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, मैसेज हमारा जो कम्युनिकेशन का गैप है वो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं, और बैक ऑफ द माइंड आपको पता भी है कि एज अ बैकअप विकेट कीपर किसी ने तो खेलना है, और तो आपके पास वो ऑप्शन है। अब आपको और कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, वो तो उन्होंने तो बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला पिछले कुछ 2 हफ्तों में किया है। उनको एहसास हो गया था कि पीसीबी अब स्ट्राइक रेट्स की तरफ देख रहा है, तो उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट पहले की तरह वापस वो ले आए हैं उस मोड में, और शायद अब्दुल रज़ाक के रेडार में कहीं ना कहीं जो है वो आने की तैयारियों में। वो जो 50 के बाद 51 में वो मैं हूँ। हाँ वो लेकिन ठीक है, टूर्नामेंट पे कुछ तनकीद ज़रूर हुई है, उसकी टाइमिंग पे हो सकती है, और कोई विंडो बन भी नहीं रही थी, लेकिन ये ज़रूर एक स्कूल ऑफ थॉट आया कि एटलीस्ट क्रिकेट तो हो रही है, फारिग नहीं बैठे प्लेयर्स, आपने एंगेज कर लिया और शायद कुछ ना कुछ निकल आया इसके अंदर। निकल आएगा, और काफ़ी हद तक ना नाम हमें समझ आने शुरू हो गए। हर वो क्रिकेट पाकिस्तान में होती हुई जो टीवी पे नज़र आती है ना अहमद, वो सर्टन नाम हमारे बैक ऑफ द माइंड डाल जाती है। हसन नवाज का नाम फिर आ गया है, ठीक है, वो फ़खर जमान के रन्स हो रहे हैं, वो फिर हमारे कंटेंशन में नजर आते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ख्वाजा नाफी ने परफॉर्म कर दिया। सो देयर इज वो लेग स्पिनर अगेन, मैं फिर कहूँगा बड़े अरसे बाद एक ऐसा लेग स्पिनर, उंगलियों में जान है, स्पिन हो रही है। सो शादाब फिर कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया कि यार नहीं एफर्ट हो रहा है, नजर आ रहे। ये जो क्रिकेट है और वो जो क्रिकेट फिर टेलीविजन की जीनत बन जाती है ना, ये हमारे लिए एक तरह से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बना देती है। बिकॉज हमारे यहाँ मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो फैसले हैं वो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से भी हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेयर हमने सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से पाकिस्तान के दरवाजों पे नॉक करते हुए भी देखे, फ्रेंचाइज में तो चले जाते हुए देख लिए। ख्वाजा नाफी आपने खुद नाम ले लिया, हमने भी नाम ले लिया। एक तो ये हमें इस क्रिकेट का ये बेनिफिट हो गया। दूसरा, इस क्रिकेट का एक और बेनिफिट है कि वो यंगस्टर के जो अभी अभी टीम में दाखिल हुआ उसको मेंटोर तो मिला ना यार, वो मेंटोर उसको ग्राउंड में भी नजर आया। वो मेंटोर वो है जिसने पाकिस्तान को नंबर ऑफ ईयर्स सर्व किया, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। अरे कुछ भी ना हुआ तो उसके साथ लंच पे बैठ के या इवन डिनर पे बैठ के कहीं ना कहीं क्रिकेट की डिस्कशन तो हुई, बैठ के टीम प्लानिंग तो हुई होगी ना, तो वो उसने सुना होगा कि यार मिसबा क्या कह रहा है, वकार क्या कह रहा है, या टेक्निकली आपको एक चीज इंप्रूव कर ली तो घर बैठने से तो बेहतर था कि हम ग्राउंड में नजर आए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे इस पूरे टूर्नामेंट से नजर आती है कि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ गया। अब हमें पता है कि यार T20 क्रिकेट है, T20 क्रिकेट के लिए ये सर्टेन नाम सर्टेन पोजीशंस के मिलना शुरू हो गए। इससे पहले हमारी जितनी भी टीमें बनी है आज तक की, पिछले 5-6 सालों को चलो मैं कह देता हूँ, हमारे नंबर 6 तक ओपनर्स ही होते थे। नंबर 6 पे भी हमारा ओपनर ही बैटिंग करने जा रहा था। अब हमें ये पता है इस फॉर्मेट को देखने के बाद, ये टूर्नामेंट को देखने के बाद, देयर आर सर्टेन नेम्स कि जो सर्टेन जगहों को फिल करते हुए नजर आते हैं। यार मिडिल ऑर्डर में हम इसको खिला लेंगे, फिनिश करने के लिए ये 2-3 नाम है हमारे पास। बॉलिंग के लिए बॉलर, नया बॉलर जो है वो हमें मिल जाएगा, नया बॉल से बॉल कौन करता है, स्पिनर 1-2 अच्छे नजर आने शुरू हो गए। सो मोस्ट प्रोबेबली तनकीद की जा सकती है कि ठंड में टूर्नामेंट हो रहा है, और तारीफ भी की जा सकती है कि यार इतनी ठंड में भी प्लेयर वेला नहीं बैठा हुआ। सो आप इसको जिस तरह से मर्जी देख ले, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से वो ठंड वाला फैक्टर शायद ज़्यादा है। लेकिन आई थिंक एक और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टूर्नामेंट को इस टाइम पर कराने के लिए, जो प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से ऐसा ना कि जनवरी के अंदर फिर PSL की ड्राफ्ट भी होनी है, तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज शायद अब नज़र रख रही होंगी कि कौन से ऐसे पोटेंशियल प्लेयर्स हैं जो पहली दफ़ा पिक हो सकते हैं, और शायद उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा बेहतर तरीके से पिक हो जाएंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली, देखिए मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, क्रिकेटर कभी भी जिम में नहीं बनता, क्रिकेटर हमेशा क्रिकेट ग्राउंड पे बनता है। फिटनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट अब ज़रूरत है एक मॉडर्न डे क्रिकेट की, पर एक्चुअल में आपको इनिंग्स बिल्ड करना, चेस करना, बॉलिंग में ओवर पे बैटर को सेटअप करना, 2 बॉल अंदर करके 1 बाहर करना, एक्चुअल क्रिकेटर आप तब बनते हो जब आपको ये सारे काम करने आ जाते हैं। या फील्ड से किसी बैटर के माइंड को तंग करना, या बॉलर के फील्ड से रन्स बनाना, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ग्राउंड में अंदर रह के ही आती हैं। इसका कोई नेमोल बदल नहीं है। हाँ, हम कोई एरिया ऐसा देख सकते थे कराची या कहीं पर जहाँ पर हम इस टूर्नामेंट को कराते, जहाँ पे इतनी एक्सट्रीम वेदर पे प्लेयर्स को ना खेलना पड़ता, बट नॉनदलेस क्रिकेट हो रही है तो ये अच्छी चीज़ है। मैं समझती हूँ कि जितना हम क्रिकेट खेलेंगे, नंबर ऑफ मैचेस प्लेयर्स खेलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी सिलेक्शन में भी एक कंसिस्टेंसी आएगी। जब आप सिलेक्शन ही 15-20 मैचेस के सैम्पल साइज़ के ऊपर करेंगे, वो सिलेक्शन फ़र्क होगी। जब आपके पास 50-60 मैचेस का एक सैम्पल साइज़ होगा या 80 मैचेस का एक सैम्पल साइज़ होगा, वहाँ से डिफरेंस आता है। यही फ़र्क
जब मैं लड़कियों की क्रिकेट देखती हूँ उसमें भी आता है, अभी अंडर 19 में बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस हुई, पर उसमें प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं है, कोचेस का भी कसूर नहीं है। आपने 21 दिन का एक कैंप लगा के उनको एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी तो नहीं होती है, ऐसे लोग 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा है कि अगर आप अभी से ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर्स को हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो जो आने वाले साल में 2 साल बाद वर्ल्ड कप है, हम उसके ऊपर अपनी टीम को तैयार लेकिन साइड बाय साइड एक वुमेन्स टूर्नामेंट भी हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सिर्फ उसके फाइनल को ही टेलीवाइज करने की बात हुई। आप क्या समझती हैं मुस्तकबिल में अगर वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इम्प्रूव करनी है, तो आपको लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली तो चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन उसको आपको ज़रा लाइमलाइट में भी पुश करना पड़ेगा कि वो सेकेंडरी, मैं बार बार कहता हूँ मुझे बहुत दुख होता है कि एक सेकेंडरी सब्जेक्ट है। सेकेंडरी भी नहीं है जी, 3rd 4th लेवल पे अंडर 19 के ऊपर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं मेंस के ऊपर। तो जब तक आप लड़कियों को, मैं कहती हूँ आप 50% भी पैसा लगा दें ना लड़कों का, 50 क्या आप 30% भी लगा दें, तो आपकी जो लड़कियों की टीम है वो टॉप 4 में अगले 2-3 सालों में आ जाएगी। लेकिन लड़कों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लड़कियों में अभी भी बढ़ा है, बहुत बढ़ गया। नेपाल ने आपको अंडर 19 लेवल पर हरा दिया, मतलब कोई तुक है इस बात की कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर क्रिकेट का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कल्चर भी नहीं है, उसकी अंडर 19 पाथवे ग्रुप पे हम लोग हार के आ जाते हैं। तो ये बड़ी, और इन लड़कियों के साथ हमारे मेंटर्स ने काम भी किया है। इन्होंने एक 5 टीमों का टूर्नामेंट अंडर 19 पे खेला, जिसपे हम ये सारे मेंटर्स साथ पे थे। पर बात ना वो मेंटर एक टूर्नामेंट में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ना वो बच्चियां एक टूर्नामेंट में बहुत कुछ सीख सकती हैं। ये 2-3 साल आगे की प्लानिंग है। और मैं ऑफ एयर यही बात कही थी कि इंडिया की अंडर 19 की जो अभी एशिया कप जीते हैं, वो डिफेंडिंग चैंपियन है, जो जनवरी में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। उनकी प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो सीनियर, किसी भी मुल्क की सीनियर टीम्स के प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो अंडर 19 पे ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी एशियन बिल्ट है, वो भी, उनकी भी वही खाते पीते हैं जो हम लोग खाते पीते हैं, वो टैबूज भी वही तो हैं सोशल टैबूज, तो वो भी बात खत्म होगी जी, ऑस्ट्रेलियंस में जान बड़ी है, तगड़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ उनको एक एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे वो क्रिकेट सीख रही हैं, बड़े अच्छे नामों के साथ वो टाइम गुजारते हैं, जो उनके डोमेस्टिक लीग है उसके अंदर। तो आप भी अगर वो एक माहौल देंगे हमारी लड़कियों को, तो वो भी बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। लेकिन आई थिंक हमने शायद, आप बेहतर सजेस्ट कर सकती हैं, लेकिन हमें तो यही लगा कि शायद एकदम से हमने देखा कि हंगामी बुनियादों पे ये फैसला कर देते हैं कि क्वांटिटी इंक्रीज कर लेते हैं, तो जब क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी पूल ऑफ प्लेयर्स की तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वैसे होगा नहीं। तो क्वांटिटी कैसे इंप्रूव होगी? जब आप कैंप्स लगाएंगे रेगुलर, आप उनको मैचेस देंगे, आप अच्छी ऑपोजिशन के अगेंस्ट उनको खिलाएंगे। कितने टूर्स हम इस वक्त बैठ के अब ये करना मुश्किल हो गया है, स्कोर शीट्स देखनी, मैच देखना तो दूर की, बस स्कोर शीट देखनी मुश्किल होगी। लड़कों को आप इतनी क्रिकेट खिला रहे हैं कि आप नज़र रखें कि कौन सा प्लेयर कहाँ से आ रहा है। शाहीन भी जा रहे हैं, डेवलपमेंट स्क्वाड, बहुत अच्छी बात है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो रही है, T20 खत्म होता है, वनडे शुरू हो जाता है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आ जाती है, इतना कुछ हो रहा है। लड़कियों का ये वही टूर्नामेंट है जिसमें वो होटल में आग लग गई थी, तो वो टूर्नामेंट के 2-3 मैच रुक गए, तो वही टूर्नामेंट अभी दोबारा खत्म हुआ। ये कोई नया टूर्नामेंट नहीं खेले इसे यहाँ पर आके, तो उसी टूर्नामेंट को कंटिन्यू किया। तो जब तक आप नंबर ऑफ जो मैचेस हैं वो ज़्यादा नहीं करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट फिर वैसा ही रहेगा। उसमें जेंडर के ऊपर मत आएँ कि लड़कियाँ इतना अच्छा खेल सकती हैं और लड़के इतना अच्छा। आपके पास एक बिल्कुल ज़बरदस्त एग्जाम्पल मौजूद है जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स भी वैसे हैं जैसे हमारे हैं, उनका खाना पीना भी वैसे है जैसे हमारा है, उनके जीन्स भी वैसे हैं जैसे हमारे। सिर्फ उनको एनवायरनमेंट दी है, न्यूट्रिशन दी है, उनको सपोर्ट किया हर तरह से, वो इस वक्त अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियंस हैं। और अब दूसरी दफ़ा भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत एक फेवरेट टीम होगी इंडिया इस वक्त। बिल्कुल, एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अब सना सारे कल्चर प्रोसेस में हिस्सा रही हैं। मैं, आप अवैस शायद डिफाइन कर सकते हैं यार, एक देयर इज अ रीजन जहाँ से अंडर 15 खेलनी है, या 16 खेलनी है, या 19 खेलनी है। इस्लामाबाद से सपोज हम खेलें, उस रीजन के क्लब्स हैं और वो उनके दरमियान में आपस में दौड़ लगी हुई है कि किसी तरह IC है कि IRC है कि हम सदर सुदर बन। बिल्कुल। आज तक मैंने खवातीन की, ये लड़कियों की क्रिकेट में कभी रीजन का कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना कि यार रीजन भी होगा, कि इस्लामाबाद का मैच कराची रीजन से है, या जैसे फर्स्ट क्लास छोड़ दे अंडर 19 किसी भी लेवल पे। बस यही पता लगता है कि पूरे पाकिस्तान से 5 टीमें बन गई, और वो 5 टीमें भी कैसे बनती होंगी, वही हम अब्दुल्ला शफीक को कोड करेंगे जो ट्रायल्स में अच्छा खड़ा हो गया, वो सिलेक्ट हो गया। यानी आप फैंसी नाम दे दें अच्छे जिस वक्त मैं शुरू किया था ना क्रिकेट PCB के अंडर, उस वक्त रीजन का कॉन्सेप्ट था। कराची की भी टीम थी, एबटाबाद की भी टीम थी, फिर डिपार्टमेंटल आए, वो 4 एक टीमें बनी। उसके बाद इनको पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 सालों के बाद अब इन्होंने बस वो सेलेक्टर्स को फ़ोन जाते हैं, 15 दिन में टूर्नामेंट हो रहा है, 5 टीमें बना दो।
और ये 5 भी कब हुई है, जब हमने क्वेटा का टूर्नामेंट कराया सिकंदर वक्त के साथ में। उससे पहले 3 से 4 टीमों से ज़्यादा हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है। यानी वो फिंगर टिप्स भी गिन लेते होंगे तो ना। वो ये बिल्कुल काशिफ भाई से बात करें भाई, आप क्लब्स में 2 क्लब वो कनेड और लाहौर कॉलेज आपस में खेलते रहते हैं, या जहीर अब्बास अकेडमी है कराची में, 3 गिने चुने क्लब्स हैं। बाकी पाकिस्तान में रीजन पे आप आए, आप आज से काम शुरू कर देना, आप हर सिटी में कहेंगे जी लड़कियों की टीम बनानी है, आप देखिए प्रोग्राम के इख्तिताम पे जाना है फौरन, लेकिन आपसे इसलिए पूछना है कि शाहजी भी निशानदेही कर गए थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामले के अंदर पाकिस्तान को एक वुमेंस वर्ल्ड कप मिल गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ सना नाराज नहीं होंगी कि हमने वुमेंस क्रिकेट की बात नहीं की, तो एक वर्ल्ड कप आपको मिल गया, आप उसी को सोच के शायद तैयारी बेहतर मैं करें। यही कह रही हूँ, आपके पास T20 का गालिबन अंडर 19 का वर्ल्ड कप मिला है, तो अगर हम अभी से उसकी टीम बना दें, हम इस वर्ल्ड कप में तो कुछ नहीं करने वाले, आप अभी से उन लोगों को सिलेक्ट करें जो उस वर्ल्ड कप में पीक करेंगे। तो अगर प्लीज़ सुन रहे हैं सिलेक्टर्स या ऊपर के ओहदेदारान, तो आप अभी से उस वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दें। इस वर्ल्ड कप की तो तैयारी में आप बहुत लेट हो चुके हैं। बिल्कुल सना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करी थी। वैसे आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच काशिफ। वैसे आपको खुसूसी तौर पर गुड लक, मारखोर का फाइनल स्टैलियन से होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन लक पता नहीं क्यों रहा है कि स्टैलियंस जो है शायद आपको मात दे जाएगी इस बार। प्रोग्राम के बाद मिलने हाँ मेरे ख्याल से वो वेजर रख लेते हैं कोई ना कोई, लेकिन आई थिंक ऑल इन हाइंडसाइट पाकिस्तान क्रिकेट में जहाँ बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं, जिनको हम डिस्कस भी करते हैं, जिनको अप्रिशिएट भी करते हैं, एक बार फिर हम रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि वुमेंस क्रिकेट का मॉडल या जो स्ट्रक्चर है उसमें हंगामी बुनियादों पर आप एक एमरजेंसी नाफिज करें और एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ वुमेंस क्रिकेट को भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।